ये क्या है, अर्थ के जो ये हैं, ये अर्थ का है साउथ पोल, और ये अर्थ की मैग्नेट का, ये अर्थ की बड़ी मैग्नेट है, हाँ, ये अर्थ की बड़ी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब भी तो ये किसी भी मैग्नेट को, है ना, कोई जो सा भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो इन दोनों डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई साउथ पोल होगा, जब भी तो इस नॉर्थ पोल को, जो अपन ने मैग्नेट सस्पेंड कर रखा है, उसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पर कोई नॉर्थ पोल होगा नीचे की साइड अर्थ की मैग्नेट का, जो इस मैग्नेट को, जिसको हमने सस्पेंड कर रखा है, टांग रखा है, उसके साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो हमें एक चीज़ समझ में आई, द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज एक्चुअल द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है, और ये ज्योग्राफिकल जो साउथ पोल है यहाँ पर, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है। ओके, आई होप यू हैड अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। So our today's topic is from chapter 13, magnetic effects of current, class 10th science. Okay, so as our today's topic is direction of magnetic field produced by straight current carrying conductor. ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, then we will come to the topic magnetic field produced by a straight current carrying conductor. So are you ready to reinforce yourself? Let's check. Okay, so as the topic says magnetic effect of current, हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब भी एक कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता था तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता था। It means when the current is flowing through a conductor, it produces heat, है ना, it produces heat in a conductor. क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन के कारण, जैसे कि फ्रिक्शन होता है, अपन फ्रिक्शन ज़मीन पे चलते हैं तो ज़मीन पे फ्रिक्शन लगता है, तो हमारा जो पाँव है या हमारा हाथ है, हम किसी चीज़ पे रब करते हैं तो गर्म हो जाता है। सेम हैपन्स इन द कंडक्टर ऑल्सो, बट there is one more property of the conductor, that it produce magnetic field. अब ये कैसे पता चला? एक एक्सपेरिमेंट आज से बहुत सालों पहले, कम से कम 200-250 साल पहले, ईर्स्टेड वॉज अ साइंटिस्ट, ईर्स्टेड, OERSTED, ठीक है। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जो मुझे समझ में आया मैंने वो किया। ईर्स्टेड वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। What he has observed that, उसने देखा कि एक कंडक्टर है, एक वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। एक्सीडेंटली वो उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपस को लाया, मैग्नेटिक कंपस, ठीक है, जो डायरेक्शन दिखाने का काम करता है ना, ठीक है। एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा था, एक्सीडेंटली एक मैग्नेटिक कंपस को पास में लेकर आया, तो उसने देखा वो मैग्नेटिक कंपस जब उस कंडक्टर के पास आया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी लाइव वायर यानी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास में जब मैग्नेटिक कंपस आया तो मैग्नेटिक कंपस डिफ्लेक्ट करने लग गया, ठीक है। और जैसे ही उस मैग्नेटिक कंपस को दूर लेके गए तो वापस नॉर्मल हो गया मैग्नेटिक कंपस। फिर जैसे ही मैग्नेटिक कंपस को पास में लाए, फिर से उसने डिफ्लेक्शन दिखा दिया, फिर उसको दूर लेके गए तो मैग्नेटिक कंपस नॉर्मल हो गया। फिर उससे करंट को ऑफ कर दिया, उसके बाद वो मैग्नेटिक कंपस को पास में लाया तो उसने देखा मैग्नेटिक कंपस नॉर्मल ही है। अब जैसे ही उसने करंट को वापस ऑन करा, फिर मैग्नेटिक कंपस डिफ्लेक्शन दिखाने लगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व हुई कि ये मैग्नेटिक कंपस डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रहा है। ये मैग्नेटिक कंपस डिफ्लेक्शन तो जब ही दिखाता है जब उसके आसपास कोई मैग्नेट हो। अरे मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन कब होता है? जब उसके आसपास मैग्नेट हो। एक मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करती है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये कैसा बिहेव कर रहा है? एक मैग्नेट की तरह। इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट।
if the current is flowing through a conductor, it behaves like a magnet. That's why it produce magnetic field. ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण जब हम कंपस को इसके पास लेके आते हैं, कंपस इट्स इटसेल्फ अ मैग्नेट, टाइनी पाइवटेड मैग्नेट, बहुत छोटा सा मैग्नेट। जब दो मैग्नेट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उसके कारण डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ it came to our conclusion that when a current is flow through a conductor, it produces magnetic field or it behaves like a magnet, and that effect is called magnetic effect of current, और उसी effect को हम क्या बोलते हैं? magnetic effect of current। तो अभी हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट कंडक्टर है AB, इसमें से हम करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है, और देखेंगे इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की बनेगी, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। बच्चों, मैग्नेटिज्म में सारा हाथ से ही काम होता है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, है ना, क्लॉकवाइज, बहुत सारे। आपको 12th में जाओगे तो और भी रूल आ जाएंगे। अभी तो हमें 3-4 रूल ही पढ़ने पर चारों हाथों के। मैग्नेटिज्म यानी हाथों का खेल है, ये समझ लो। मैग्नेटिज्म पढ़ना है यानी हाथ याद रहने चाहिए। अब पहला रूल क्या है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसी से हम समझेंगे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैक्सवेल ये कहता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है AB, लेट AB बी ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है फ्रॉम A टू B, कहाँ से कहाँ जा रहा है? A से B, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड। और अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं अपने हाथ में ऐसे पकड़ता हूँ, लाइक दिस, सी दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर AB, और अगर मैं इसे अपने हाथ में पकड़ता हूँ ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, राइट हैंड में, हाँ, तो ये जो थंब है, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर थंब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, ठीक है, जैसे करंट मैंने क्या बताया, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है इन अपर डायरेक्शन, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड दिस इनसर्कल्ड फिंगर, और ये जो इनसर्कल्ड फिंगर है जो इस कंडक्टर को पकड़े हुए हैं, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। जब हम अपने राइट हैंड में किसी कंडक्टर को पकड़ते हैं, ग्रास्प करते हैं या होल्ड करते हैं, ठीक है, और हमारे अंगूठे को हम इस तरीके से रखते हैं कि इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। हमारा जो अंगूठा हो वो डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में हो, तो जो हमारी फिंगर हैं, दिस आवर फिंगर, ठीक है, जो ऐसी गोल हो रही हैं इस कंडक्टर को पकड़ने के लिए, द इनसर्कल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। यही मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बच्चों, इस कंडक्टर में n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, हर पॉइंट के आसपास कुछ इस टाइप की फील्ड बन रही होगी, और सबका डायरेक्शन कैसा होगा? फिंगर का। तो अब हम कैसे समझ सकते हैं? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, जब डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड होगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर ये, तो मेरी उंगली किस डायरेक्शन में दिख रही है तुम्हें? अगर मैं इसको यूँ अपवर्ड कर देता हूँ तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, उल्टे डायरेक्शन में हो गई। एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ फिंगर इज क्लॉकवाइज, ओके। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में अगर समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक रूल हम पढ़ेंगे, उसमें भी समझ में आ जाए। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करते हैं और अगर हमारा अंगूठा, आवर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then our finger which is encircled or holding the
कंडक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब इस कंडक्टर पे ढेरों पॉइंट है बच्चों, एक्स वाई, हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। अब तो हमने क्या देखा था, जब हम कंपास को इसके पास लाते थे तो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन होता था, डिफ्लेक्शन बढ़ जाता था, और जैसे ही हम कंपास को दूर लेके जाते थे डिफ्लेक्शन कम होता जाता था, कम होता था, और अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके डिफ्लेक्शन 0 हो जाता था। ठीक है, हाँ, अगर हम कंपास को इसके पास में लाते हैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में। जब हम कंपास को लेके आते हैं मैग्नेटिक कंपास को तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जब दूर लेके जा रहे हैं तो कम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो, और अगर हम एक पॉइंट चूज करते हैं कहीं पर भी, लेट दिस इज बी एनी पॉइंट, ये मेरा कोई पॉइंट P है, मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट P की दूरी जितनी ज़्यादा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से होगी उतना ही कम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये पॉइंट P जितना ज़्यादा इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये अपने आप में क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो दिस पॉइंट P है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बाय अ कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है, किसी पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, किसी पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है अगर मैग्नेटिक अपने कंडक्टर से, तो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड कम पहुंचेगी, और किसी पॉइंट का डिस्टेंस कम है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। sorry, magnetic field is directly proportional to the distance of the point from the straight current carrying conductor। ठीक है, अगर हमारा पॉइंट P जितने ज़्यादा इसके पास होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी, ओके, magnetic field produced by a straight current carrying conductor depends upon the two factors. First, magnetic field is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor. Magnetic field produced by a straight conductor is first directly proportional to the current। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। पॉइंट जितनी ज़्यादा दूर हो गया उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो अपन इस वाले पॉइंट को ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
radius, where B is magnetic field, R is the radius or of the, इसको अपन बोल देते हैं R is the distance of the point and I is electric current. Okay बच्चों, so this is all about the direction of magnetic field produced by straight current carrying conductor and Maxwell right hand thumb rule. I hope you would understand this topic. We will in next topic we will understand clock face rule. Thanks. So our next topic is clock face rule. It is very simple and very easy to understand. Clock face rule is based on the direction of current in a circular wire. एक सर्कुलर वायर जिसको हम लूप भी कहते हैं, लूप और a circular wire, both are same. Loop is a circular wire and circular wire is also called a loop. तो एक सर्कुलर वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस करंट के डायरेक्शन से हम पता कर सकते हैं ये सर्कुलर वायर का जो सामने वाला फेस है, ठीक है ना। हर सर्कल के दो फेस होते हैं, एक सामने का फ्रंट और एक बैक। तो जो फ्रंट फेस है वो कैसा बिहेव करेगा और बैक जो इसके पीछे वाला फेस है वो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इन अ सर्कुलर लूप, किसी सर्कुलर लूप में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी जैसे घूमती, घड़ी का कांटा जैसा घूमता है, उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी के कांटे के घूमने के उल्टे डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो घड़ी में कांटा ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दैट क्लॉकवाइज, देन द फ्रंट फेस ऑफ दिस सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। कैसा बिहेव करेगा? साउथ पोल। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था, पोल्स हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर खाली साउथ पोल बन रहा है, ये इसका फ्रंट फेस है, ठीक है। ये कैसा बिहेव करेगा? साउथ पोल। लेकिन जब भी इस फेस को हम पीछे से जाके देखेंगे, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी पीछे से अगर मैं इस सर्कुलर लूप को ऑब्जर्व करूंगा तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या दिखेगा मुझे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो घड़ी का डायरेक्शन है जस्ट उसका उल्टा, ऐसा। तो अगर किसी सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वह जो फेस है इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। अगर उसको हम सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, हम हमारे सामने देख रहे हैं और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अगर क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। व्हेन वी ऑब्जर्व द लूप और लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो जो सामने का फेस है इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। तो अपन को इतना याद रखना है। देखो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, एन वर्ड आ रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब एन यानी नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। कोई सा भी एक याद कर लेंगे तो हमें दूसरा याद हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एन यानी नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज यानी साउथ पोल। नाउ द पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि वायर पे खाली नॉर्थ पोल ही दिख रहा है। अगर मैं इसे सामने से देख रहा हूँ तो इसमें करंट मुझे कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। बट व्हेन वी ऑब्जर्व दिस सर्कुलर वायर फ्रॉम बिहाइंड, इसके बैक से हम जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसका जो पीछे वाला फेस है इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। वो कैसा बिहेव करेगा? साउथ पोल। जैसे कि ये वायर, इसको हम सामने से देख रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हमें क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है। बट अगर मैं इसको पीछे से जाके देखता हूँ तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसका पीछे वाला फेस बिहेव्स लाइक अ
north pole. So this is a clock face rule which will be used in our further topics. Okay, I hope you would understand what is clock face rule. So kindly note it down, the clock face rule. Thank you. So बच्चों, our next topic is magnetic field due to a circular loop. ठीक है, अभी हमने क्या करा, हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा ए बी, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने लिया और फोल्ड करके एक सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है। इसके पहले वाले टॉपिक में जो अपना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, स्ट्रेट था, उसको अपन ने मोड़ कर क्या बना दिया, एक सर्कुलर लूप बना दिया। नाउ इफ़ यू मेक अ सर्कुलर लूप ऑफ दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम देखेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आता है, तो ध्यान देना, ठीक है। इसके पहले हमने कौन सा रूल पढ़ा था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। हाँ, इफ़ वी होल्ड अ कंडक्टर इन आवर राइट हैंड and our thumb will show the direction of the electric current, then our encircled finger shows the direction of magnetic field. This was the Maxwell right hand thumb rule. और उसके पहले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसमें हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट अपन को याद हैं तो हम इसको समझ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अपन ने क्या करा, एक स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर था ए बी, उसको मोड़ के मैंने एक सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है, और उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक जो पॉइंट था वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरा पॉइंट मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, ये दो पॉइंट मैंने इस पर कंसीडर करे, ए और बी, ठीक है। ये ए बी ही कंडक्टर था, उसको मोड़ के मैंने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसको मोड़ के मैंने सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है। अब मैं कोई से भी दो पॉइंट इस पर कंसीडर कर रहा हूँ। चलो, ए बी हमने कंडक्टर को माना था, तो हम ए बी हटाकर यहाँ पर पी क्यू कर लेते हैं। लेट आवर पॉइंट्स आर पी एंड क्यू। अब हमारे दो पॉइंट है पी एंड क्यू। हम यहाँ पे इस पे n नंबर ऑफ पॉइंट्स है बच्चों, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, पर इनफाइनाइट पॉइंट्स में हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना शुरू करेंगे तो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, और इनफाइनाइट टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए हम दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं और इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। सी दिस पॉइंट P, एट पॉइंट P, यहाँ पर हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट P से मैं कंडक्टर को पकड़ता हूँ, तो देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मेरा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ पॉइंटेड है। तो ये जो मेरी फिंगर है, ठीक है, दिस फिंगर, ये फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। ऐसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके से आएगी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। अरे एट पॉइंट P, इफ आई होल्ड एट the wire at point P, the direction of current is like this। जो मेरा थंब है उसके उसी डायरेक्शन में है ना करंट का डायरेक्शन, तो मेरी जो उंगलियां होंगी जो मुड़ेंगी, they will show the direction of the magnetic field। ओके, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ऐसी बन रही है, अंदर की ओर सर्कुलर लूप में जा रही है। नाउ कम टू द पॉइंट Q। मैं पॉइंट Q पर आया, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट Q पर ये करंट का डायरेक्शन ये है, देखो ये अंगूठे डाउनवर्ड है ना, तो अब मैं इस कंडक्टर को होल्ड करता हूँ, है ना, माय थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस कंडक्टर को मैंने होल्ड करा, देखो फिंगर्स को देखना, फिंगर्स कैसा लूप बना रही है, बाहर से अंदर जा रही ऐसा, ठीक है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों पॉइंट P से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, पॉइंट Q पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अब अगर हम इस लूप के अंदर चलते हैं तो इस लूप के सेंटर में सारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक जैसा है ना, सिमिलर है।
अरे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर था, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो सब यूनिडायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड है ना, सबका डायरेक्शन ऐसा ही बन रहा है ना, देखो। ठीक है, अब चूंकि इस कंडक्टर पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो सबका यूनिट, सब पॉइंट पे से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिडायरेक्शनल ही रहेगी बाय अप्लाइंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पास पास होती है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पढ़ा था ना अपन ने, याद है कि नहीं, जब अपन ने फर्स्ट पार्ट इसका हाँ, इसके पिछले वाले पार्ट में। हाँ, तो वही देखो, अगर इस सर्कुलर लूप पे तो अभी मैंने 2 ही पॉइंट कंसिडर करें, अगर मैं इस पर n पॉइंट कंसिडर कर लूँ तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस लूप के अंदर कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। ठीक है, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये बहुत पास 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 लाया कर रही है। मतलब इस लूप के अंदर हम देखें और बाहर की ओर देखें तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है हमें। लूप के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा है तो इस लूप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रहा है? अब मैं काम करता हूँ, इस लूप का रेडियस कम करना शुरू कर देता हूँ। लूप का रेडियस अगर मैं कम करूँगा तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और ज़्यादा पास पास आना पड़ेगा, इनके बीच का डिस्टेंस और ज़्यादा कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम होगा तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी और बढ़ती जाएगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सर्कुलर लूप, अगर हम एक स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर में हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, बहुत उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है बहुत ही वीक रहती है, बट जैसे ही मैंने उसको एक सर्कुलर लूप बना दिया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड पहले से कई गुना ज़्यादा, है ना, n टाइम्स उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि सब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के बीच में कंसंट्रेटेड हो गई, बीच में डेंसिटी ज़्यादा हो गई उसका सर्कुलर लूप बनाने से। सो द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, है ना, एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर में 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों, है ना। किस किस पे? पहला अपन ने क्या देखा, देखो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड एक फैक्टर पे तो परमानेंटली डिपेंड करती है, वो है करंट। आप जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे किसी कंडक्टर में से, उतनी ही स्ट्रॉन्ग उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, भले ही वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो या वो सर्कुलर लूप हो, कैसा भी हो। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में से, उसमें उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अब मैंने इसमें अगर करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट फैक्टर, है ना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in a circular loop is directly proportional to the amount of current passing through the circular loop. Okay, it is the first factor. Second, the magnitude of the magnetic field is inversely proportional to the radius of the loop. लूप का रेडियस कम किया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, होती जा रही है, और ज़्यादा होती जा रही है ना। लूप का रेडियस बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ को घटाने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है वो कैसा, इन्वर्सल प्रोपोर्शनल है। तो सेकंड फैक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सर्कुलर लूप डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ओके, 2 फैक्टर हो गए। अब मैं क्या करूँ, ये तो एक लूप की बात है। अब अगर ऐसे में और लूप ले लूँ, सबको कनेक्ट कर दूँ, है ना, तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अरे एक लूप में इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, अब अपन बहुत सारे लूप ले लेते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी। तो थर्ड फैक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड inside a circular loop is directly proportional to the number of loops और number of turns। लूप्स अगर हम बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड
नाउ इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अभी तो हमने एक लूप पढ़ा है, अब इसके बाद वाले में हम इसको n लूप्स करके देखेंगे, लूप्स बढ़ा देंगे, तो फिर किस पैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हम वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।